अच्छा, तो ये है आपका इन द फॉलोइंग केसेस अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट हिज इनपुट टैक्स। इन केसेस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, डिडक्ट नहीं कर सकता। कौन कौन से हैं? नंबर वन, सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जब आप करते हैं तो आउटपुट टैक्स तो चार्ज नहीं करते, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपने उसके लिए इनपुट टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल टैक्सेबल था, तो वो आप जो है क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। नंबर टू, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज और अक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज। वो टैक्सेबल सप्लाईज जो आपसे आपके बिजनेस यूज के लिए नहीं है, नॉन बिजनेस यूज के लिए है। आपने कोई पर्सनल यूज के लिए कोई अपने चीजें इस्तेमाल की हैं, तो उसमें आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर्स परचेज बाय मैन्युफैक्चरर फॉर हिज ओन यूज। अस्सलाम ठीक। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो काइंडली प्रेजेंट मार्क कर दें। जी जी बेटा, जी ठीक जी। ठीक ठीक है, ठीक है। In this case, he will be a direct end consumer and he will not be able to claim input tax. वो input tax claim नहीं कर सकता क्योंकि इस केस में वो क्या है, खुद end user है। Sales tax on services in respect of which input tax adjustment is barred under the respective provincial sales tax laws. हमने कहा था कि सर्विसेज का जो सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स लेने का स्कोप है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। तो अगर किसी सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट मना कर दे कि इसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होगी, तो वो सर्विसेज लेकर अगर आप गुड्स बनाते हैं तब उस केस में भी आप उन सर्विसेज के ऊपर जो इनपुट टैक्स पे किया है उसके ऊपर वो उसकी एडजस्टमेंट या उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते। नंबर फोर, इनपुट टैक्स ऑन फेक इनवाइसेस। अगर आप फेक इनवाइसेस बनाते हैं तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द सप्लायर। अच्छा, हमने शुरू शुरू में पहली क्लास में डिस्कस किया था कि आपका जो है वो आउटपुट टैक्स चार्ज करता है आपका सप्लायर, वही आउटपुट टैक्स आपका इनपुट टैक्स होता है। ठीक है। और जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है, मतलब आपके सप्लायर ने जो आउटपुट टैक्स चार्ज किया है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगा। अगर उसने जमा नहीं करवाया तो इनपुट टैक्स आपने जो पे किया है वो आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, वो अलाउबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका सेल्स टैक्स के अंदर इसकी प्रोविजन है कि अगर आपके सप्लायर ने आउटपुट टैक्स पे नहीं किया, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो फिर आपके लिए इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। यहाँ तक तो बात थी आपके सेल्स टैक्स के अंदर। लेकिन इस डिसीजन को जो है वो किसी ने चैलेंज किया था, ट्रिब्यूनल में बात गई थी, ट्रिब्यूनल में जो है वो एफपीआर के फेवर में डिसीजन आया था, फिर उसके अगेंस्ट अपील गई थी कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ये डिसीजन दिया था कि इस केस में के अंदर अगर सप्लायर ने डिपॉजिट नहीं किया तो जो कस्टमर है उसके लिए जो सेल्स टैक्स है वो अलाउबल कर दें। ठीक है। लेकिन उसकी जो अमेंडमेंट है वो इसके अंदर सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर नहीं डाली गई। लेकिन हमारे पास केस लॉ है, एक हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो प्रैक्टिकली हम इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कर लेंगे अगर हमारे सप्लायर ने नहीं किया। लेकिन एज पर लॉ और फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो आपने उसके लिए इनपुट टैक्स डिसअलाउड कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद है purchases in respect of which a discrepancy is indicated by the CREST, a computerized risk-based evaluation of sales tax। ये एक सॉफ्टवेयर है एफबीआर का, जिसमें आप जो है वो मंथली जो आपका सेल्स टैक्स रिटर्न है वो फाइल करते हैं, उसमें सारी डिटेल्स देते हैं। उन डिटेल्स में आपने जितनी भी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इशू की हैं और जितनी भी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस रिसीव की हैं उन सब की डिटेल्स आप लिखते हैं। और वो सिस्टम क्या करता है, जो आपकी परचेज इनवॉइस है वो आपकी सप्लायर की सेल्स इनवॉइस होगी। ठीक है। वो उन दोनों को मैच करता है और उसके पार्टिकुलर्स जो है वो मैच करता है कि हाँ इन्होंने जितनी गुड्स बताई हैं इन्होंने भी वही गुड्स सेल की हैं, इन्होंने जितनी गुड्स परचेज की है, इन्होंने जितना अमाउंट इंक्लूड किया है, सप्लायर और कस्टमर दोनों ने सेम अमाउंट रखा है, सेल्स टैक्स का अमाउंट दोनों का सेम है या नहीं है। ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर इस क्रॉस मैचिंग में कहीं जो उसको है वो
मिस्टेक नज़र आती है कहीं पे, अगर मैच नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 प्रोडक्ट्स दिए हैं ए बी सी और डी, और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स का अमाउंट बना है वो आपने लिखा है 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जो आपका सप्लायर है उसने वहाँ पे लिखा है 80 रुपीज़, तो जो क्रैश सिस्टम है वो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी। आप जो है वो कंफर्म कर लें कि मिस्टेक किस एंड पे है, आपके एंड पे है या आपके सप्लायर के एंड पे है। तो फिर आप उसको मैन्युअली जाके सप्लायर से कंफर्म करते हैं, अपने पास देखते हैं कहीं आपसे मिस्टेक हुई है या उनसे मिस्टेक हुई है। अगर उनसे मिस्टेक हुई है तो आप उनको कहते हैं कि आप काइंडली इसको करेक्ट कर लें। या हो सकता है कोई टाइमिंग डिफरेंस हो, आपके सप्लायर ने जो है वो गुड्स भेज दी, उसने जो है वो अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर ली और आपने उसके लिए परचेज रिकॉर्ड नहीं की, फॉर एग्जांपल मंथ एंड पे था, सपोज 31 दिसंबर को उन्होंने गुड्स भेजी, उन्होंने अपने पास सेल्स एंट्री रिकॉर्ड कर ली, आपके पास जो है वो गुड्स 1 जनवरी 2 जनवरी को पहुंची, आपने जो है वो जनवरी के अंदर उसकी सेल्स रिकॉर्ड कर दी। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अब जब वो दिसंबर का रिटर्न फाइल कर रहा होगा जनवरी के अंदर, तब वो बताएगा मेरी इतनी परचेज हैं, और उसकी जो क्रॉस मैचिंग के लिए सेल्स है वो आपके पास नहीं आ रही होगी। तो इस तरह की कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। तो पहले तो ये था कि वहां पे वो पूरा का पूरा डिसअलाउड कर देता था, फिर उन्होंने कहा कि हम इनको प्रोविजनली अलाउ करेंगे। ठीक है, 1 मंथ का टाइम है, आप हम आपको प्रोविजनली अलाउ कर देते हैं इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट 1 महीने के अंदर। मतलब अगर जिस तरह से ये टाइमिंग डिफरेंस है तो नेक्स्ट मंथ में वो अपना, जब आपका कस्टमर सेल्स रिकॉर्ड कर रहा होगा अपने पास, तो वो डिस्क्रिपेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं होती तो फिर वो जो सप्लायर है वो फिर मैन्युअली देखेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। Goods and services may be specified by the FPR which have not been declared by the supplier in his return at the time of filing of return by the supplier. अगर सप्लायर ने कोई गुड्स जो है वो मेंशन करना भूल गया है अपने रिटर्न फाइल करते हुए, तो उन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो है वो आपके लिए सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये नोट फॉर स्टूडेंट्स है, इसमें वही बात कह रहा है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको हम प्रोविजनली अलाउ करते हैं फॉर 1 मंथ, और उस 1 महीने के दौरान अगर आपने जो है वो अपने सप्लायर के साथ, या जो आपका अगर कस्टमर के साथ डिस्क्रिपेंसी है तो अपने कस्टमर के साथ जाके और इस डिस्क्रिपेंसी को ख़त्म कर दें। और ये प्रोविजनल एडजस्टमेंट है, अगर आपने 1 महीने तक उसको नहीं किया ठीक, तो फिर अगले महीने जो है वो 1 महीने के बाद नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका मतलब सेकंड मंथ में, दिसंबर में अगर डिस्क्रिपेंसी आई थी तो जनवरी का टाइम होगा, जनवरी में नहीं हुई तो फरवरी का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो प्रोविजनल एडजस्टमेंट रिवर्स हो जाएगी अगर आपने वो डिस्क्रिपेंसी खत्म नहीं की। इनपुट टैक्स ऑन परचेज पेड ऑन परचेजेस इफ ही फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एफपीआर। अगर किसी परचेजेस के ऊपर एफपीआर आपसे कहता है कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दे, सप्लायर से रिलेटेड या उन गुड्स से रिलेटेड या XYZ कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे किसी परचेजेस से रिलेटेड एफपीआर मांगता है, तो वो अगर आपने नहीं पे इंफॉर्मेशन दी तो उस पे जो इनपुट टैक्स है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। एक्स्ट्रा टैक्स पेड कैन नॉट बी एडजस्टेड एज इनपुट टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो आप पे करते हैं। एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है? इन एडिशन टू नॉर्मल सेल्स टैक्स। ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ है जो कि नॉर्मल सेल्स टैक्स के अलावा होता है। ठीक है, डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एक्स्ट्रा टैक्स इज लेविड एट 5% ऑन सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड नेचुरल गैस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और टू द पर्सन्स नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट having industrial or commercial connections and whose bill in any month exceeds 15,000। ये SRO 509 12 जून 2013 में आया था। उन्होंने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक पावर एंड नेचुरल गैस के सप्लाईज पे 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टैक्स अगर आपने पे किया है तो वो एज इनपुट टैक्स आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। सर मतलब इसमें नॉर्मल टैक्स भी लगेगा और 5% भी लगेगा? यस, इन एडिशन टू, ये एक्स्ट्रा टैक्स का मतलब ही यही है, इन एडिशन टू नॉर्मल सेल्स टैक्स। हाँ, ये एक प्रोविजन उन्होंने डाली हुई है सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर कि एक्स्ट्रा टैक्स किसी भी सूरत में नॉर्मल सेल्स टैक्स रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम एक्स्ट्रा टैक्स जो लगा सकते हैं वो 17% लगा सकते हैं, 17% से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। ओके सर। ठीक है जी।
Vehicles falling in chapter 87 of the first schedule to the Customs Act. Customs Act के फर्स्ट स्केड्यूल के चैप्टर नंबर 87 में जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर अगर आपने परचेज की हैं तो उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूडिंग सीमेंट, पेंट्स, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लायंसेस, पाइप्स, सैनिटरी फिटिंग्स एटसेट्रा अदरवाइज देन स्टॉक एंड ट्रेड। अगर आपका इनका स्टॉक एंड ट्रेड है, मतलब आपका बिजनेस ही क्या है, सीमेंट सेल करना, पेंट सेल करना, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लायंसेस सेल करना, पाइप्स और सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह, ये अगर सेल करना आपका बिजनेस है तब तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एज एन एंड यूजर बिजनेस में अपनी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उसके लिए आपने सीमेंट परचेज किया, उसके लिए आपने पेंट परचेज किया, इलेक्ट्रिक या गैस अप्लायंसेस लिए हैं, पाइप, सैनिटरी फिटिंग्स एक्सेट्रा, ये अगर आपने लिए हैं अपनी खुद की बिल्डिंग बनाने के अंदर, तो फिर वो उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। However, input tax can be claimed on prefabricated buildings. अगर आपने बनी बनाई बिल्डिंग ली है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो फिर वो उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट बता रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग जो है वो 80 मिलियन की है, तो 80 मिलियन के अंदर वो आपको ब्रेकअप नहीं बताएगा कि इसके अंदर सीमेंट इतने का है, इसके अंदर पेंट इतने का हमने लगाया है, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लायंसेस इतने इतने की। आप पूरी पूरी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना भी आपने इनपुट टैक्स पे किया है वो आपके लिए अलाउबल, वो आप क्लेम कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एट रिड्यूस्ड रेट अंडर 8th स्केड्यूल। 8th स्केड्यूल में एग्रीकल्चरल मशीनरी जो है वो उन्होंने बताई हुई है, और उसके अंदर भी स्पेसिफाइड मशीनरीज हैं कि ये मशीनरीज हैं, इनकी इंपोर्ट पे जो है वो आपको रिड्यूस रेट पे करना पड़ेगा। वो रिड्यूस रेट जो आप पे करेंगे आपका इनपुट टैक्स होगा, लेकिन उसकी कोई भी डिडक्शन, उसकी कोई भी एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स का अलाउड नहीं होगा। Input tax related to supply of goods and services to unregistered person for which sales invoices do not bear NIC or NTN of the recipient. अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है और उसका CNIC या NTN आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइस में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। Any goods which the FBR may specify, इसके अलावा कोई भी गुड्स जो FBR स्पेसिफाई कर दे, उसके ऊपर आपको जो है वो इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। इन्होंने कुछ एग्जांपल मेंशन की हुई है डिफरेंट एसआरओस के अंदर। एक एसआरओ है 490 ऑफ 2004, उसके अंदर ये चीजें हैं जिनके ऊपर आप जो है वो एफबीआर ने मना कर दिया है कि आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि इन सारी गुड्स को अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड, अगर किसी का ये बिजनेस है तो वो फिर तो वो कर सकता है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस है, अगर किसी का बिजनेस ही है फूड एंड बेवरेजेस गारमेंट्स का, ठीक है, तो फिर तो वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, आप जो है वो कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो यार्न मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या गारमेंट इंडस्ट्री है, और वहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई फूड वगैरह की प्रोविजन रखी है, उनके लिए फूड परचेज करते हैं, बेवरेजेस परचेज करते हैं, यूनिफॉर्म के लिए गारमेंट्स वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपने सेल्स टैक्स पे किया है उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस होता है इन चीज़ों का, तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। एंड कंजम्पशन ऑन एंटरटेनमेंट, गिफ्ट्स एंड गिव अवेज इंक्लूडिंग डायरीज एंड कैलेंडर्स, गिफ्ट्स वगैरह जो हम देते हैं, सोवनियर्स वगैरह देते हैं, टोपी, अजरक, डायरीज, कैलेंडर्स वगैरह, इन सब पे इनपुट टैक्स जो है वो अलाउबल नहीं है अदरवाइज देन स्टॉक एंड ट्रेड। अगर किसी का बिजनेस ही इन चीज़ों का हो तो वो कर सकता है इनपुट टैक्स क्लेम। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू रेजिडेंशियल कॉलोनीज, ये भी बिजनेस के अंदर अगर किसी की फैक्ट्री है तो हो सकता है उसको जो है उसने कोई रेजिडेंशियल कॉलोनीज अपने वर्कर्स, अपने मजदूरों वगैरह के लिए बनाई हो, तो उसमें अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी या गैस सप्लाई दे रहा है, उसकी कॉस्ट जो है उसकी परचेज के ऊपर जो इनपुट टैक्स पे कर रहा होगा, तो वो भी उसके ऊपर इनपुट टैक्स के लिए उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। उसके अलावा है ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर्स। आपने सुपर स्टोर्स वगैरह में देखा होगा, एक छोटा सा जो है वो एक सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर एक कीबोर्ड होता है और एक छोटी सी स्क्रीन होती है, और साइड में एक प्रिंटर होता है जिससे आपकी जो है वो बिल या इनवॉइस इशू हो रहा होता है, और नीचे जो है वो उसके अंदर टिल भी होता है, वहाँ पे कैश भी वो मैनेज कर रहा होता है। तो उसके अंदर डिफरेंट नोट्स की अलग अलग जगह होती है, 10 रुपए वाला नोट, 50 रुपए वाला, 100, 500, 1000, 5000, तो डिफरेंट नोट्स की अलग अलग जगह होती है। तो वो भी कैलकुलेट कर रहा होता है उसके अंदर कि कितना कैश जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है, कितना कैश आउट हो रहा है।
तो वो होता है आपका फिजिकल कैश रजिस्टर। अगर वो परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको इनपुट टैक्स जो है वो अलाउड है। बाकी उसके अलावा और कोई ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर और फिक्सचर है, उसके ऊपर इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा आपको याद करनी पड़ेगी, अक्सर क्वेश्चन में आ जाती है। फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स इतना पे किया है, तो वो आपने निकाल देना है, वो अपने रिटर्न में जो है वो शामिल नहीं करना आपने। उसके बाद है क्रॉकरी, कटलरी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो हमने कोई 13-14 चीज़ें पढ़ी हैं, इन केसेस में आपका इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत साफा एक तो सेल्स साइड है, दूसरा आपका परचेज साइड होती है। परचेज साइड पे आपका जो इनपुट टैक्स कहाँ कहाँ पे माइनस होना है, कहाँ कहाँ पे आपको अलाउड नहीं होगा, ये चीज़ें जो है वो ज़रूर टेस्ट होती है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है और उसकी वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 50,000 से ज़्यादा है अदर देन यूटिलिटी बिल्स, तो फिर आपको जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है। और यहाँ पे थ्रू बैंकिंग चैनल के कॉन्सेप्ट में थोड़ी चेंज ये है, जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में थ्रू बैंकिंग चैनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि वो वेरीफाइबल होना चाहिए फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सप्लायर एज वेल एज द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर, कि उसने पे किया, उसने रिसीव किया, दोनों के बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि आपने जो है वो विद इन 180 डेज ऑफ द सेल्स टैक्स इनवॉइस, 180 डेज के अंदर जो है वो उसको आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करने के 180 डेज तक आपने उसकी पेमेंट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। बिजनेस बैंक अकाउंट से बायर के बिजनेस बैंक अकाउंट से सप्लायर के बिजनेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए, अमाउंट जानी चाहिए। अगर आप अपना कोई पर्सनल बैंक अकाउंट यूज करते हैं, या आपका सप्लायर, आपने जिसको भेजा है उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर वो जमा करवा दिया है, तो आपके लिए वो इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, और बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा होता है? बिजनेस बैंक अकाउंट बेसिकली वो होता है जो कि आप सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो STR1 फॉर्म होता है उसमें जिस अकाउंट को मेंशन करते हैं, ठीक है, वही आपका बिजनेस बैंक अकाउंट होगा। उसके अलावा अगर कोई और अकाउंट है आपने वहां पे अगर मेंशन नहीं किया, चाहे आपके बिजनेस के नाम पे ही क्यों ना खुला हो, तो वो आपके लिए बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं होगा। या अगर आपने सब्सिक्वेंटली उसको ओपन करवाया है अकाउंट को, बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसके कुछ टाइम के बाद अगर आपने बैंक अकाउंट, नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो अब भी आपको जो है वो FBR को नोटिफाई करना होता है। उसका स्पेसिफाइड फॉर्म होता है, उसमें जाके आपने चेंजेस, उसमें होती है कि चेंजेस वगैरह जो आई हैं आप वो अपडेट करवाएं अपने रिकॉर्ड्स में। तो वहाँ पे आपने जो है वो FBR को बताना होता है कि मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट्स के अंदर ये अकाउंट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर आप वहाँ से पेमेंट कर रहे होगे या वहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहे होगे, तो उसके लिए आपको इनपुट टैक्स अलाउड हो जाएगा। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपके लिए इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। If above conditions are not met, the buyer would not be allowed any input tax credit, zero return, etc. The supplier will not be allowed input tax credit, zero return, etc. if the amount received on account of supply is not deposited in this business bank account already declared to the sales tax department. Input tax can be claimed on accrual basis. However, payment through banking channel is required within 180 days. तो इनपुट टैक्स जो है वो आप अक्रूवल बेसिस, सेल्स टैक्स पूरा का पूरा आपका अक्रूवल बेसिस पे चलता है। तो आपने जो है वो पेमेंट अभी रिसीव नहीं की या पेमेंट आपने पे नहीं किया, तब भी आप जो है वो आउटपुट टैक्स जो है वो पे कर देंगे FBR को, और इनपुट टैक्स का जो है एडजस्टमेंट है वो क्लेम कर लेंगे। ठीक है, आप वेट नहीं करेंगे कि जब तक आपको पेमेंट ना हो। If payment is made in cash or the payment is not made within 180 days, then input tax adjustment earlier made would be disallowed. अगर आपने आज फॉर एग्जांपल दिसंबर के महीने में आपने कोई जो है वो परचेज की है और उसका आपने इनपुट टैक्स जो है वो दिसंबर के रिटर्न में क्लेम कर लिया, 3 महीने के बाद अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी, तो 3 महीने के बाद फौरन आपने क्या करना है, इनपुट टैक्स को रिवर्स कर देना है। या 180 डेज गुजर गए, आपने पेमेंट नहीं की, तब भी आपने क्या करना है, इनपुट टैक्स को जिस महीने में आपकी कंडीशन ब्रीच होगी उस महीने में आपने उसको इनपुट टैक्स को रिवर्स कर देना है।
Online transfer of payment as well as payment through credit card is also allowed, subject to the condition that such transfers are verifiable from the bank statement of the supplier and the customer. Business बैंक account की definition बताई हुई है. Supplies to unregistered person. A registered person shall make all taxable supplies to registered persons, excluding supplies not exceeding rupees 100 million in a financial year and rupees 10 million in a month. Registered person जो है वो अपनी unregistered person को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकता है? A registered person shall make taxable supplies to registered person, excluding supplies not exceeding. तो registered person क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, आई गेस यहाँ पे कोई मिस्टेक है, इसका मैं आइडिया आपको बता देता हूँ. पहले ये था कि आपकी 90% सप्लाईज जो हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को होनी चाहिए, मैक्सिमम 10% जो सप्लाईज हैं वो आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो सकती है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि मैक्सिमम आपने एक साल के अंदर 100 मिलियन अनरजिस्टर्ड को सेल कर सकते हैं और एक महीने के अंदर 10 मिलियन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद इसके ऊपर सेक्शन 73 सब सेक्शन 4 के ऊपर क्यूरीज रिसीव हुई थी, जिसके बाद एक बहुत ही फनी बात आती है एंड में कि ये जो आपका 100 मिलियन और 10 मिलियन पर मंथ या 100 मिलियन पर ईयर है वो एक स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है. ठीक है. पहले जो था ये 90% होता था रजिस्टर्ड पर्सन के लिए और 10% ऑल अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता था. फिर इन्होंने इसके अंदर जो चेंजेस किए हैं उसके बाद उन्होंने इसको कर दिया है कि 10 मिलियन पर मंथ एक अनरजिस्टर्ड पर्सन की आप बात कर रहे हैं. ठीक है. Queries have been received regarding supplies to persons making purchases beyond the threshold as given in section 73(4), but are not likely to make taxable supplies and are also not liable to be registered under the Act. In the wake of such queries and in order to remove the difficulty, the FBR is pleased to provide that the provision of section 73 subsection 4 shall not apply to supplies made to federal, provincial, local government departments, authorities, etc. not engaged in making of taxable supplies. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, लोकल हो या कोई अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसको वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. और ये उन अथॉरिटीज़ डिपार्टमेंट्स की बात है जो कि फर्दर टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, किसी मैन्युफैक्चरिंग किसी से प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं है. फॉरेन मिशंस, डिप्लोमेट्स एंड प्रिविलेज्ड पर्सन्स एंड ऑल अदर पर्सन्स नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. जी किसी ने सवाल के लिए सर कहा था. अरे ये मैं पूछना ये था कि यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन से प्लस टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो दोनों तो रजिस्टर्ड पर्सन की बात है, तो फिर लिमिट की सर क्या जरूरत यहाँ पे? आई थिंक यहाँ पे इनकी टाइपिंग मिस्टेक है. मैंने आपको आइडिया बताया कि फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है. और ये पहले होता था 90% आपने सेल्स जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही करनी है, मैक्सिमम 10% आप कर सकते हैं. फिर इन्होंने इसके अंदर फाइनेंशियल लिमिट लगा दी और फिर बाद में इसको क्लैरिफिकेशन में डाला कि ये जो लिमिट है ये भी एक पर्सन के लिए है. मतलब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैक्सिमम 10 मिलियन इन अ मंथ सेल कर सकते हो और 100 मिलियन इन अ पर्टिकुलर ईयर कर सकते हो. ये एंड में लिखा हुआ है. मोर ओवर इट इज क्लैरिफाइड दैट द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹10 मिलियन पर मंथ एंड ₹100 मिलियन पर ईयर इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स सप्लाइड टू वन स्पेसिफिक पर्सन. मतलब एक ही अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है. ठीक है. ऊपर वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड होना चाहिए. तो आइडिया ये है कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो कम सप्लाई करें. पहले परसेंटेज में होता था, अब इन्होंने स्पेसिफिकली अमाउंट में डाल दी बात. ठीक है. तो अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन जो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहे हैं, इट मींस अगर आपको कोई एंड कंज्यूमर है अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आगे टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे तो वो आपके एंड कंज्यूमर्स हैं, वो इसके अंदर फॉल नहीं कर रहे. फॉरेन मिशंस, डिप्लोमेट्स एंड प्रिविलेज पर्संस डेफिनेटली ये यहाँ पे पाकिस्तान में आके कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई टैक्सेबल सप्लाई तो कर नहीं रहे होंगे, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. उसके अलावा इन्होंने आखिर में क्या कर दिया, ऑल अदर पर्संस नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. मतलब जो एंड कंज्यूमर होंगे वो आपके जो आके टैक्सेबल गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर ये थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा. इनके अलावा अगर कोई आपका कस्टमर है जो कि आगे सेल भी कर रहा है, आगे टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है, तो उसके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. क्लियर है बेटा?
यस सर। Certain clarifications issued by the FBI in respect of section 73 are as follows. आगे चलें थोड़ा और बताते हैं आपको. Supplies made by a registered person to unregistered person and payment received other than through banking channel would not be attracted by section 73. Section 73 जो कि हमें कह रहा है कि आपने 180 days के अंदर जो है वो पेमेंट करनी होती है, या अगर आप सप्लायर हो तो पेमेंट आपको रिसीव हो जानी चाहिए, और फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर होना चाहिए. वो सारी चीज़ें जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर जो है वो आपका कस्टमर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है. ठीक है, तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि उसका कोई बिजनेस बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसका बिजनेस बैंक अकाउंट कैसे हो सकता है. ठीक है, तो उसके लिए ये कह रहा है कि आपने जो भी अमाउंट पेमेंट रिसीव करनी है वो आपने उसको डिपॉजिट करवाना है अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में. तो अगर आप कैश रिसीव कर लेते हो वो आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया खुद ही. ठीक है, तो वो भी आपके लिए फिर उसके लिए उसका इनपुट टैक्स जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं. ठीक है जी. Registered supplier is required to deposit the amount received in his declared business bank account to avail input tax credit, zero rating, etc. Actual transfer of payment from buyer's bank account to seller's bank account is required and mere issuance of check is not sufficient. Actually ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपका 180 डेज जो है वो कंप्लीट हो रहा है 25 जनवरी को, तो ये नहीं होना चाहिए कि 25 जनवरी को आपने चेक इशू कर दिया तो आप कहें कि जी मैंने तो कंडीशन मीट कर ली है. नहीं, 25 जनवरी जो आपका 180 डेज एक्सपायर हो रहे हैं उससे पहले आपका जो है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज कोई बैक डेट में चेक बना के और इस तरह से फ्रॉड हो सकता है. इसलिए उन्होंने कहा है कि एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए. मेयर इशुएंस ऑफ चेक इज नॉट सफिशिएंट कि आपने थ्रू बैंकिंग चैनल की कंडीशन मीट कर ली है. Bearer checks and traveler checks are not banking channel. However, cross traveler check issued from the business bank account of the buyer and crossed in the name of the seller is acceptable. ठीक है, एक सेकंड. अच्छा जी, उसके बाद है कैन पेमेंट बी मेड इन काइंड, मतलब आप गुड्स के बदले गुड्स दे सकते हैं. यस, आप बिल्कुल दे सकते हैं. गुड्स रिसीव्ड इन काइंड रिप्रेजेंट टैक्सेबल गुड्स. जो आप गुड्स रिसीव करेंगे फिर वो रिसीव गुड्स होंगे आपके लिए टैक्सेबल गुड्स. ठीक है, वो एग्जाम गुड्स नहीं हो सकते. अगर एग्जाम गुड्स होंगे तो उसको भी हम टैक्सेबल गुड्स ट्रीट करेंगे. और लैंडेड प्रॉपर्टी वेयर प्रॉपर्टी म्यूटेशन हैज बीन एग्जीक्यूटेड, या आप कोई प्रॉपर्टी रिसीव करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए आपके नाम पे. ठीक है, उसके बाद है गुड्स रिसीव्ड इन काइंड एज कंसिडरेशन आर एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स विद रेफरेंस टू सेल्स टैक्स इनवॉइस नंबर एंड डेट. आपने उसकी जो रिकॉर्डिंग है अपनी बुक्स में यकीनन की हुई हो with reference to sales tax number and sales tax invoice का date. The balance amount even if it is less than 50,000 should be made through banking channel. बाकी remaining जो balance होगा अगर है तो वो आपने भले 50,000 से कम ही क्यों ना हो वो आपने थ्रू बैंकिंग चैनल ही रिसीव करना है. उसके बाद है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स. अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स वहां पे यूज होगा जब आपका रॉ मटेरियल एक हो और उससे मोर देन वन प्रोडक्ट्स निकले, दो तीन. दो की एग्जांपल ले लेते हैं. एक रॉ मटेरियल है, उससे दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक टैक्सेबल है, दूसरी एग्जाम्प्ट है. ठीक है, तो वो जो एक रॉ मटेरियल आपने यूज किया था इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो एग्जाम्प्ट से रिलेटेड है और उसी रॉ मटेरियल का कुछ पोर्शन जो है वो आपका टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है. तो हम उसको क्या करते हैं? अपॉर्शनमेंट करते हैं. अच्छा, वो रॉ मटेरियल जिससे टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट सप्लाईज बनती हैं दोनों, ठीक है, उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स पे कहते हैं उसे हम कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स. रेजिडुअल इनपुट टैक्स का मतलब वो इनपुट टैक्स उस रॉ मटेरियल पे किया हुआ इनपुट टैक्स जिसके ऊपर आपने
जिससे आपसे टैक्सेबल सप्लाईज भी बने और एग्जाम सप्लाईज भी बने। ठीक है जी, तो उसको हम क्या करते हैं, अपोर्शन करते हैं। उसका अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला क्या है, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जाम सप्लाईज मल्टीप्लाई बाय जितना भी रेजिडुअल इनपुट टैक्स होगा। ये आप करेंगे तो आपके पास उतना अमाउंट आ जाएगा जितना आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये उन सप्लाईज पे, उन इनपुट टैक्स पे क्लेम नहीं होगा जो रॉ मटेरियल सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में यूज होती हैं। ठीक है, कि अगर एक रॉ मटेरियल से सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज यूज हो रही प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे अगर किसी रॉ मटेरियल से सिर्फ एग्जाम सप्लाईज प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पे भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अपोर्शन में सिर्फ इसी एक केस में होगा। अदनान ने सवाल पूछा है किसी क्या एक ही इसी केस में होगा। थ्योरेटिकली यस, इसी एक ही केस में होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसका एक और केस भी है। थ्योरेटिकली तो सेल्स टैक्स के अंदर यही लिखा हुआ है कि आप इसको अपोर्शनमेंट करें, रेजिडुअल इनपुट टैक्स को यूज करें। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपके पास टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जीरो रेटेड भी है और स्टैंडर्ड रेटेड भी हैं और रिड्यूस रेटेड भी हैं, तो इनको अपोर्शनमेंट करने के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रैक्टिकली आप ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली यस, सिर्फ ये एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज। लेकिन अगर आपके पास किसी ऐसे रॉ मटेरियल से 3 किस्म की सप्लाईज निकल रही है, स्टैंडर्ड रेटेड, रिड्यूस रेटेड और जीरो रेटेड, तो अब इनका भी आपको पता है कि अलग अलग करना पड़ेगा। क्योंकि चले स्टैंडर्ड और रिड्यूस रेटेड का तो ठीक है, हम अभी इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे, लेकिन जो जीरो रेटेड है उसका जो रिटर्न होता है वो ही अलग होता है, वो आपके नॉर्मल रिटर्न से अलग होता है अगर जीरो रेटेड सप्लाईज है तो। ठीक है, क्योंकि उसका जो इनपुट टैक्स का क्लेम होगा डेफिनेटली 100% इनपुट टैक्स का क्लेम होगा, तो वो आपको फौरन क्लेम करना है, विद इन 45 डेज आपको अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए। ठीक है। किसी ने हैंड रेस किया था आई गेस, खोरो। अच्छा जी, रेजिडुअल इनपुट टैक्स इज सेल्स टैक्स ऑन रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स बीइंग यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज। टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाईज में जो यूज हो उनके लिए होगा, बट डज नॉट इंक्लूड सेल्स टैक्स पेड रिलेटेड होली टू टैक्सेबल सप्लाईज। अगर कोई ऐसा इनपुट रॉ मटेरियल है या कोई ऐसा इनपुट टैक्स है जो कि प्योरली टैक्सेबल सप्लाई से रिलेट करता है तो उसको पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आप इनपुट टैक्स क्लेम कर देंगे। या अगर कोई ऐसा इनपुट टैक्स है जो कि 100% रिलेट कर रहा है एग्जाम सप्लाईज से, तो फिर आपको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। और ये जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो अभी हमने आपको एडजस्टमेंट बताई, ये हर मंथ होगी, मंथली बेसिस पे होगी। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जून के बाद, 30 जून के बाद जो आप पूरे साल का रिटर्न फाइल कर रहे होंगे सेल्स टैक्स का, उसमें आप फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे कि पूरे साल के अंदर आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी, पूरे साल के अंदर आपका वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज क्या होगी, क्या थी, और फिर आप उसको देखेंगे कि आपने कोई ज्यादा या कम इनपुट टैक्स क्लेम तो नहीं कर लिया। ठीक है। Monthly apportionment of input tax shall be treated as provisional adjustment, and at the end of each financial year, the registered person shall make final adjustment on the basis of taxable and exempt supplies of that year. According to the above rule, apportionment formula is applied where input tax is common for two categories, taxable and exempt supplies. However, in practice, there are three categories: taxable at normal, taxable at zero rate, and exempt supplies. Zero rate supplies is separate category due to the following reasons. A separate refund application is processed for zero rated supplies, and restriction on input tax is not applicable for zero rated supplies. ठीक है। अच्छा, पहली बात तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और दूसरी बात अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, तो अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी इंशाल्लाह आज की क्लास के एंड में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स जो है वो क्या होती है, जो कि जीरो रेटेड सप्लाईज में एप्लीकेबल नहीं होती।
डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, जहां पर आपकी जो है वो गुड्स रिटर्न हो रही हो, गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट हो, या वैल्यू ऑफ सप्लाईज जो है वो आप कम कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स इनवॉइस का रिवर्सल जो है वो डेबिट या क्रेडिट नोट होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर और कस्टमर है, दोनों डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों इशू करेंगे। हाँ, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो फिर सिर्फ सप्लायर जो है वो डेबिट नोट इशू करेगा, सॉरी क्रेडिट नोट इशू करेगा। कब इशू करेगा? विद इन 180 डेज, और उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें बताएगा। Debit or credit note shall show the following particulars: name and NTN of the recipient and the supplier, recipient और supplier दोनों का नाम और उसका उनका NTN, name and date of the original sales tax invoice including quantity, value and the amount of sales tax। ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस का नंबर क्या था, उसकी डेट क्या थी, और उसमें कितनी क्वांटिटी थी, उसकी कितनी वैल्यू थी, और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स उसके अंदर कितना था। द रीजन फॉर इशुएंस ऑफ द नोट, वो डेबिट या क्रेडिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं। सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन इशूइंग द नोट, डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने के लिए कोई जो ऑथोराइज्ड पर्सन होगा उसकी सिग्नेचर और सील होनी चाहिए। क्वांटिटी बीइंग रिटर्न्ड और द सप्लाई ऑफ विच हैज बीन कैंसिल्ड, जो क्वांटिटी आपने रिटर्न कर रहे हैं, पहले आपने बताया टोटल क्वांटिटी कितनी थी सेल्स टैक्स ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस के अंदर, अब आप बता रहे हैं कितनी क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं सप्लाई। ओरिजिनल रिवाइज एंड डिफरेंस इन द वैल्यू एंड सेल्स टैक्स, ओरिजिनल सेल्स टैक्स डिफरेंस कितना आया और आपका रिवाइज सेल्स टैक्स कितना अमाउंट होगा। अच्छा, हो सकता है आपने जो गुड्स रिटर्न की हो वो एक्सपायर हो गई हो, वो दे आर नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, तो फिर आप उसको उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और अगर आप गुड्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो फिर आप एफबीआर को एप्लीकेशन लिखेंगे कि हम अपनी गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगे हैं। तो आप काइंडली जो है वो अपना टाइम दे दें कि जिस दिन आप आएंगे और हम आपकी मौजूदगी में उन गुड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है जी। उनके ऊपर जो इनपुट टैक्स होगा वो बेसिकली आप ऑलरेडी अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया तो फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं अगर आपने पहले क्लेम नहीं किया तो। ठीक है, इनपुट टैक्स ऑन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपका वेस्टेज वगैरह हो रहा है रॉ मटेरियल का तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल का वेस्टेज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो फिर एफबीआर आपको जो है वो कह सकता है कि आप थोड़ा अपना प्रोडक्शन में ख्याल रखें, आपका वेस्टेज इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, और फिर वो आपको उस वेस्टेज के ऊपर जो इनपुट टैक्स आप क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सवाल करते हैं सेल्स टैक्स का, उसके बाद वो जब क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स हम करेंगे एक क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन टू बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स। इन केसेस के अंदर आपने ये बताना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं एक सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इनपुट टैक्स डिडक्ट करने के लिए। तो ये हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। नंबर 1 है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आपको चाहिए सेल्स टैक्स इनवॉइस इन द रजिस्टर्ड पर्सन's नेम along with his रजिस्ट्रेशन नंबर। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको
सेल्स टैक्स इनवॉइस होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड है आपके पास गुड्स इंपोर्टेड इन पाकिस्तान। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बिल ऑफ एंट्री या गुड्स डिक्लेरेशन bearing the registered person's name and sales tax registration number, STR and sales tax registration number। ठीक है। और नंबर 3 है गुड्स परचेज इन एन ऑक्शन। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रेजरी चालान bearing registered person's name and sales tax registration number। ठीक है। तो ये एक मार्क्स का सवाल था, 3 मार्क्स से आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन था। उसके बाद है पार्ट बी। फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू शुड अज्यूम दैट टुडेस डेट इज 7 जून 2018। आज है 7 जून 2018। Umar Limited is engaged in the manufacture and supply of goods. The company's business transactions for the month of May 2018 are summarized as follows। तो ये आपका था ए पार्ट। फॉर बी पार्ट कौन है? उमर लिमिटेड, सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मई 2018। और हम अज्यूम कर रहे हैं आज डेट क्या है? 7 जून। ठीक है। हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, पेमेंट्स फॉर व्हिच वर मेड एज फॉलोज। नंबर 1, कैश पेमेंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। कैश पेमेंट की है आपने बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर में, तो ये आपका है इनपुट टैक्स। जी क्या किया इसका? नोटेड मिल सकता है। इस पे आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कैश पेमेंट की है। ठीक है जी। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड पेमेंट वेरीफाइबल फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ उमर लिमिटेड एंड द सप्लायर। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की है, और मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो वेरीफाइबल होती है फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सप्लायर एज वेल एज द कस्टमर। ठीक है। तो ये बता भी रहा है कि जो पेमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाइबल है उमर लिमिटेड और सप्लायर दोनों की, तो इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स है वो अलाउड होगा। पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। अच्छा जी, कितनी पेमेंट होगी? ये बता रहा है कि टोटल सप्लाईज की वैल्यू है 585,000। ये इनपुट टैक्स अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टैक्स फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। टैक्स फ्रैक्शन के लिए आपने क्या करना होता है? इनपुट टैक्स मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 117, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नॉर्मल सेल्स टैक्स रेट लग रहा है, जनरल सेल्स टैक्स रेट जो कि 17% है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 585,000 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 117, 85,000। ठीक है। 585,000 में आपका 85,000 क्या है? सेल्स टैक्स है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। 585,000 इसको इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय
500,000 के अंदर अगर आप 17% लगाएंगे तो आपका सेल्स टैक्स का अमाउंट कितना होगा? 85,000। नंबर थर्ड है इसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ उमर लिमिटेड टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। ऑनलाइन ट्रांसफर किया है आपने बिजनेस बैंक अकाउंट उमर के बिजनेस बैंक अकाउंट से सप्लायर के बिजनेस बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे आपके पास फिगर कितनी है? 468,000। ये भी अलाउड होगी? यस सर। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है। ये फिगर भी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, तो आप इजीली इसको 468,000 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 117, 68,000। ठीक है जी। उसके बाद है क्रॉस चेक फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ उमर लिमिटेड। क्रॉस चेक फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट, ये थ्रू बैंकिंग चैनल की कंडीशन मीट नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। क्रॉस चेक फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, ठीक है, तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 2, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द मेकिंग ऑफ एग्जाम सप्लाईज। रॉ मटेरियल परचेज किया है जिसको हमने एक्सक्लूसिवली यूज किया है फॉर द मेकिंग ऑफ एग्जाम सप्लाईज। बताएं इसके अंदर इनपुट टैक्स की अमाउंट कितनी आएगी? जल्दी से मैसेज करके बताएं। ठीक है, एग्जाम सप्लाईज हैं तो फिर ये इसके ऊपर हमें कोई भी इनपुट टैक्स क्लेम जो है वो अलाउबल नहीं होगा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द मेकिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। क्या ये अलाउड होगा? यस, ये अलाउड होगा। हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, लेकिन उसके साथ एक नोट लिख देंगे। नोट क्या होगा कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है और इसका जो है वो रिफंड एप्लीकेशन सेपरेट होती है, इसलिए इसको हम नॉर्मल सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन आप इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, लेकिन उसके साथ नोट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैंने इसके अंदर 2 मार्क्स रखी हुई हैं तो 1 मार्क्स नोट की होगी और 1 मार्क आपको यहाँ पे अमाउंट इंक्लूड करने की होगी। ठीक है जी, कितनी अमाउंट है इसकी? जी नज़र। जी नज़र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर वो क्विज के लिए कहा था। ओके, $255,000। ठीक है जी।
ठीक है जी, तो ये आपका टोटल इनपुट टैक्स हो गया। अब आते हैं आउटपुट टैक्स। सेल ऑफ जीरो रेटेड गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। डेफिनेटली जीरो ही होगा, जीरो रेटेड गुड्स है। सेल ऑफ एग्जाम गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि ये हमारे स्कोप से ही आउट है एग्जाम गुड्स, तो चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को करें या अनरजिस्टर्ड पर्सन को करें, आउटपुट टैक्स हमेशा जीरो ही होगा। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाँ जी, ऑल पेमेंट्स फॉर परचेजेस मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड आर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, और सेल्स की जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर 17% लगेगा आपका नॉर्मल सेल्स टैक्स और 3% फर्दर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स टैक्स ये आपका होगा, और एक आप अलग से कॉलम बना लें फर्दर टैक्स का। नॉर्मल सेल्स टैक्स, और यहाँ पे आप लेंगे फॉर द टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। अच्छा जी, क्या अमाउंट कितनी है? टैक्सेबल गुड्स 6 मिलियन इज इक्वल टू 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 17% और इज इक्वल टू 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3%। ठीक है जी। Advance payment received in May 2018 for the supply of taxable goods to registered persons made in August 2018. Advance payment. Received. अच्छा जी, एडवांस पेमेंट जो आपने रिसीव की है उसके ऊपर आपका कोई भी आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होता, क्योंकि सेल्स टैक्स इज टैक्स लेविएबल ऑन अक्रूवल बेसिस। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आउटपुट टैक्स आ जाएगा। ये आपका इनपुट टैक्स। ठीक है, तो सेल्स टैक्स पेएबल विथ सेल्स टैक्स रिटर्न आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 612,000 प्लस फर्दर टैक्स। ठीक है, तो टोटल आप कितना पे करेंगे? दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट 792,000। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स डिस्कस करेंगे।